आप देख रहे खबर तो समझिए और वक्त हो चला है खबर को समझने का। तो बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार आए थे और उनके लौटते ही जेडीयू का मूड बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर से साफ है कि नीतीश कुमार 2024 की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार से लौटते ही जेडीयू दफ्तर की फिजा ही बदल गई। जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर्स को देखिए, जिसमें लिखा है प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। आश्वासन नहीं सुशासन, आगाज हुआ बदलाव होगा। अब जरा इस पोस्टर पर नजर डालिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। एक और पोस्टर पर लिखा है मन की नहीं काम की। जेडीयू ऑफिस के बाहर नए नए पोस्टर नए नए स्लोगन के साथ लगाए गए हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगी ये पोस्टर बस पोस्टर नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी को सीधी ललकार है। पोस्टर लगा है नया, आश्वासन नहीं सुशासन, यानी कि नीतीश कुमार के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कोई आश्वासन नहीं देते हैं, सीधे सुशासन देते हैं और बिहार का विकास करते हैं। और ठीक इसकी दाहिनी ओर एक और पोस्टर है जो बहुत बड़ा इशारा करता है प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, यानी कि जो नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। भले ही जेडीयू के नेता इंकार कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर्स में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, यानी कि अब तक वो बिहार में सियासत करते रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, अब देश में भी विकास करेंगे, ऐसा दावा जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। पटना के जेडीयू दफ्तर में लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी फुल फॉर्म में है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा या नहीं अभी साफ नहीं है। बुधवार को नीतीश कुमार के नाम की सहमति पर पूछे गए सवाल को केसीआर भी टाल गए। लेकिन अगले दिन पोस्टर लगाकर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि पोस्टर के मायने क्या हैं। 2014 में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से बीजेपी ने 22 सीट पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीट पर और 4 सीट जीतकर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। कांग्रेस और जेडीयू को मात्र 2 सीट ही नसीब हुई। तब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा भी दिया था। जेडीयू के नए पोस्टर को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और जेडीयू यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार पूरे देश के नेता हैं और बेहतर सुशासन दे सकते हैं। इस पोस्टर में सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को साधा गया। बुधवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार पहुंचे थे और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब देश भर के दौरे पर निकल सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए विपक्ष को गोलबंद कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि 2 से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू की अहम मीटिंग है और मीटिंग से पहले जेडीयू ने पोस्टर के जरिए पूरी तस्वीर क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार फिलहाल खुद को पीएम का दावेदार नहीं मानते, लेकिन इतना जरूर साफ कर चुके हैं कि वो विपक्ष को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। इसके अंदर अब समय आ गया है कि इन लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अकेले चुनाव लड़े। पहले तो ये कबूल करे कि भारत के किसी भी विपक्ष को मोदी के सामने अकेले नेतृत्व लड़ने का चेहरा नहीं बना पाया, अन्य चेहरा है। अब आप समझिए कि नीतीश अगर पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो उनके सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी।
पीएम मोदी इस वक्त देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। नीतीश कुमार की छवि पादा बदल की हो चुकी है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी उसके नेता हैं। बिहार से आगे नीतीश का जनाधार ना के बराबर है और मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो जेडीयू के पास सिर्फ 16 लोकसभा सीट हैं और पूरे देश में 56 विधानसभा सीटें हैं। और ऐसे में सवाल है कि क्या गठबंधन वाकई नीतीश के चेहरे पर दांव लगाने को तैयार होगा। नीतीश 8वीं बार सीएम बने, जरूर बने, लेकिन एक बार भी अपने दम पर नहीं बन पाए। एक बार मान भी लिया जाए कि कांग्रेस और आरजेडी अपनी तरफ से नीतीश को आगे कर देगी, सवाल यहां यह है कि क्या बाकी पार्टियां नीतीश कुमार को स्वीकारेंगी। बिहार में नई सरकार के गठन के तकरीबन 20 दिन के बाद ही नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार मंत्री पद से इस्तीफा उन्हें देना पड़ा, जिसके पीछे की वजह है गंभीर आरोप। लेकिन कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद भी सियासत ठंडी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को एक और चुनौती दे दी है। शपथ ग्रहण के ठीक 14वें दिन यानी बुधवार को विवादों में घिरे बिहार के कानून मंत्री का विभाग बदल दिया गया और गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही कार्तिक कुमार ने गन्ना विभाग की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दे दिया। या यूं समझिए कि कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि ले लिया गया। सर कार्तिक कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। अरे वो तो रिजिग्नेशन हो ही गया है, वो तो आप जान ही रहे हैं ना, कल ही ना हो गया। उसके बारे में जो जानकारी मिला उससे क्या था सब। कार्तिक कुमार की कुर्सी तो गई ही, दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। ऐसे में पूर्व कानून मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। कार्तिक कुमार की फाइल खोलने वाले सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को अब नई चुनौती दे डाली है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। तो ये चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, देखें क्या होता है। कार्तिक कुमार अब बेकुर्सी हो चुके हैं। खिसियाए कार्तिक कुमार ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर वार करते हुए भूमिहार कार्ड भी खेल दिया। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह के करीबी मास्टर कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी थे। महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन में एक मंत्री का विकेट गिर चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब समझिए कि कार्तिक कुमार से जुड़ा हुआ पूरा मामला क्या है। मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार विवादों में घिर गए। मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार पर विवाद गहरा गया और कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट की बात सामने आई। कार्तिक कुमार की शपथ लेने पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। वाम दलों ने कार्तिक कुमार को मंत्री बनाने का विरोध किया था और कार्तिक कुमार का मुद्दा हमने भी उठाया। कार्तिक कुमार साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं। बेहटा में राजू सिंह के अपहरण का आरोप है और इसी मामले में बेहटा में एफआईआर दर्ज की गई थी और अब कार्तिक कुमार की बेल खारिज हो चुकी है। अब यह हो सकता है कि कार्तिक सिंह गिरफ्तारी या फिर सरेंडर कर जमानत लेने की कोशिश कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद धान घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी ने धान घोटाले को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर बड़ा सवाल खड़ा किया। वहीं धान घोटाले को लेकर पहली बार हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बिहार के बक्सर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने बिहार में धान घोटाले का आरोप लगाया है। शिव प्रकाश के मुताबिक बिहार सरकार की लापरवाही से बड़ा घोटाला हुआ है। शिव प्रकाश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच हुई और इसका खुलासा हुआ। शिव प्रकाश की माने तो 2011-12 में धान घोटाले की शुरुआत हुई। करीब 10,000 करोड़ का ये घोटाला है। इस घोटाले में 1,775 राइस मिलर और 420 सरकारी मुलाजिम शामिल हैं। सरकार की स्कीम के तहत राइस मिलरों को धान के बदले चावल देना था, लेकिन ये चावल राइस मिलरों ने केवल कागजों पर ही अधिकारियों को सौंपा।
खरीदारी का मामला वर्ष 11, 12, 12, 13, 13, 14 का है, 3 वर्षों का जो है, जिसमें जो रिपोर्ट आया उसमें 10,000 करोड़ का वित्तीय अनियमितता का मामला, कि जिनका मिल नहीं है, जो कागज़ सिर्फ दे दिए, बिहार राज्य खाद्य निगम को समर्पित दे दिए कागज़ बनाकर कि मेरे पास मिल है जिसकी क्षमता 1000 क्विंटल 2000 क्विंटल चावल तैयार करने का है, ऑफिस में बैठे ही उन लोगों को जो है पदाधिकारियों के द्वारा धान दे दिया गया। त्रिशूल जिला में 1775 मिलों पर जो है FIR दर्ज हुआ और राज्य के 420 से पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया गया। इस घोटाले में जो दोषी पदाधिकारी थे उन पर भी प्राथमिकी दर्ज हुआ। 5-5 करोड़ वित्तीय अनियमितता का मामला है। वो पदाधिकारी जो है शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व विभाग, अच्छे विभागों में अच्छे पद पर जो है कार्यरत हैं। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि जेडीयू ने घोटाले का खुलासा करने वाले याचिकाकर्ता पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि जब कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जाना चाहिए था। जो स्थिति है आप समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूं, लेकिन जीरो टॉलरेंस के बाद भ्रष्टाचारी, अपराधी और जितने भी दागी लोग हैं उनका राज है इनके राज में, और जंगल राज 3 के चाणक्य हैं श्री नीतीश कुमार जी। इसलिए बिहार सरकार में अब कोई भी आप दूध का दूध और पानी का पानी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर याचिका आपने वहाँ दाखिल किया और कोई शिकायत हमको है और जो सक्षम न्यायालय का निर्देश है उसका अनुपालन करना राज्य सरकार का विहित दायित्व है, तो जो सूचना के मिला उसके अलावा सरकार ने कार्रवाई किया है। इसकी अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बाहर में बोलना उससे बेहतर होता कि आप न्यायपालिका में अपनी बात रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिहार में धान घोटाले का जीन एक बार फिर से उभर कर सामने आया है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धान घोटाले को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आखिरकार इतनी धीमी क्यों है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच गुरुवार को सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। माना जा रहा है कि इसके जरिए सोरेन सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह खुद ही विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ हेमंत सरकार ने 24 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिसमें झारखंड सरकार ने चार्टर्ड प्लेन के लिए 2 करोड़ 6 लाख मंजूर किए हैं। राज्य के वीआईपीज, वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा 1 माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कॉस्ट आएगा जो प्राप्त प्रस्ताव, इसमें 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपये हैं। खबर समझिए, कॉमर्शियल फ्लाइट की तुलना में इन पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर आप दिल्ली से मुंबई के बीच कॉमर्शियल प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करते हैं तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट जेट में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि प्राइवेट जेट का खर्च कई बातों पर निर्भर करता है। जाहिर है झारखंड सरकार सिर्फ चार्टर्ड प्लेन पर 2 करोड़ 6 लाख खर्च करेगी। झारखंड एक गरीब राज्य है और ऐसे में चार्टर्ड प्लेन पर खर्च करना कितना जायज है, जाहिर है ये जनता के ही पैसे हैं। अब बात एक फर्जीवाड़े की जो देश के लिए खतरनाक है। कटिहार जंक्शन पर बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप से भागकर भारत पहुंची 6 लड़कियों के साथ 2 दलालों को रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ा गया। न्यूज़ 18 ने जब इन लड़कियों और दलालों के बारे में तहकीकात शुरू की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस की गिरफ्त में 6 लड़कियां, 2 दलाल और इतने सारे फर्जी पहचान पत्र। रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर इन 6 लड़कियों समेत 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई लड़कियां बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर फर्जी फेक आईडी के सहारे भारत में घुसी थी, लेकिन दलालों के साथ पकड़ी गई।
हाल के दिनों में ही 6 बांग्लादेशी लड़की जो बांग्लादेशी कैंप से भाग कर रही है और उन्हें पकड़ा गया था। इसके बाद एक बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 के हाथ कुछ इस तरह का लगभग दर्जनों फेक आधार कार्ड लगा है। अब घुसपैठ का पूरा खेल समझिए। फेक आधार कार्ड के जरिए घुसपैठ हुई। असम, बिहार, बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की जा रही है। सवाल है कि कैसे बन रहा है फर्जी पहचान पत्र। न्यूज़ 18 के हाथ कुछ ऐसा वीडियो भी लगा जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फेक आईडी होने के कारण यात्रा के दौरान कुछ लोग जांच के दायरे में भी आए, जो अपने पिता का नाम भी आईडी देखकर बताते दिखे। তোর বাবার নাম তুই জানিস না? না, ঠিক আছে, টিকিটের মধ্যে কি বানাইছে? তোর অরিজিনাল নাম কি? আমার নাম মনুর হক, অরিজিনাল। আর বাবার নাম? বাবার নাম টিকিটের দেখে। लेकिन रनिंग ट्रेन में टीटी के पास ऐसे पहचान पत्रों की वेरिफिकेशन करने की कोई तकनीकी सुविधा नहीं होने के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन कटिहार रेल मंडल के ADRM विजय चौधरी इस पूरे मामले पर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जो फेक टिकट है, हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है चेकिंग का, और हमारा UTS और PRS का डेटाबेस है, उससे हम लोग फेक टिकट को चेक कर लेते हैं। और रही बांग्लादेश से जो आने का, ये रेलवे का मैटर नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अब सवाल है कि इस तरह रेलवे की आंख में धूल झोंककर कितने बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं, उनकी मंशा क्या है और उन्होंने भारत में फर्जी पहचान पत्र कैसे बना ली। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अब बात बीपीएससी की। बीपीएससी मामले पर बिहार सरकार को अभ्यर्थियों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और आयोग के चेयरमैन के साथ बैठक के बाद परीक्षा पैटर्न बदलने का फैसला वापस ले लिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह एक दिन और एक ही पाली में आयोजित होगी। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद इस पर फैसला लिया गया। मालूम हुआ तत्काल हमने सबको कहा, आज मीटिंग किया, कहा एक ही दिन चुनाव होगा, 2 बार नहीं होगा, एक दिन होगा। दरअसल बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न बदले जाने और शेड्यूल जारी होते ही हर जगह विरोध और हंगामा मचा हुआ था। नए पैटर्न को वापस लेने की मांग की जा रही थी। बुधवार को इसका विरोध कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आयोग के चेयरमैन के साथ बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया। निश्चित रूप से ये सरकार हमेशा छात्र के हित के लिए सोचती है, और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रस्ताव आ रहे थे और कुछ रोष भी देखा गया था छात्रों को लेकर के, उनके हित में ये फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि छात्रों की मांग पूरी हुई है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी खुशी हुई होगी। बीपीएससी पर सरकार के फैसले को जेडीयू ने छात्र हित में लिया गया फैसला बताया, तो छात्रों ने भी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। तो अच्छी बात है। हम लोग का लड़ाई यही है कि एक पाली में एग्जाम हो और एक ही शिफ्ट में एग्जाम ऑपरेशन न लगे। और देखिए असर हुआ कि एक पाली में अगर एग्जाम लेने की बात ही, तो इसका स्वागत करते हैं हम। ये लाखों करोड़ों युवाओं की जीत हुई है। छात्रों की मांग पर सरकार ने परीक्षा पैटर्न बदलने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही परीक्षा भी घोषित कर दी गई है। 21 सितंबर को बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा एक ही पाली में अब आयोजित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाए गए मरीन ड्राइव पर अलग ही एक नजारा दिख रहा है, जिसे सरकार को देखना चाहिए। ये बिहार का मरीन ड्राइव है। इसे मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाया गया है। जब से इसका उद्घाटन हुआ है, पर्यटकों के बीच इसका अलग ही आकर्षण है, और अब ये आकर्षण अलग ही विस्तार ले रहा है। पर्यटक अगर अभी यहाँ आए तो उन्हें इस मरीन ड्राइव पर अनुशासन में बंधे गौवंश की झांकी दिखेगी। ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी गौशाला के भ्रमण पर निकले हों।
इस सौगात रूपी सड़क के किनारे गायों की तरह इंसान भी ठिठके दिखेंगे, चौकी दिखेंगी, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा दिखेगा, जीवन की गाड़ी को धक्का देने वाले बेहद और सीमित सामान दिखेंगे। क्या हुआ आप लोग? हम लोग का परेशानी है कि खेती बाड़ी सब डूब गया हुआ, हम लोग रोड पर आए हुए हैं, शरण ले रहे हैं, न माल को खाने का ठीक है, न अपना खाने का ठीक है, न बस्तर सही। हम लोग पहले जाके हैं सर, बीच दियर में रहते थे, वो बाहर आ गया था, इसीलिए हम लोग रोड पर आ गए हैं। जब पानी घटेगा तब जाएंगे, और कुछ यहाँ साधन है नहीं। आपके खेत और मकान दोनों डूब गए? सब डूब गया। फसल बर्बाद? सब फसल बर्बाद हो गया सर। आपको बता दें कि राजधानी में गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण आसपास का दियरा इलाका गंगा की गोद में समा गया है। सबलपुर, पहलेजा, मंदिरी सहित कई इलाके के लोग जल के कोप से बचने के लिए पटना के मरीन ड्राइव पर शरण लिए हुए हैं। दियरा में रहने वाले लोगों के घर और उनकी फसल सब नदी के उफान में डूब चुकी है। इसलिए ये लोग अपने मवेशियों को लेकर मरीन ड्राइव पर जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के रहमो करम से ये लोग अब तक महरूम हैं। प्रशासन ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। जल स्तर जब नीचे जाएगा तभी इन लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर आएगी। तब तक मजबूरी और दुख में ही पटना के मरीन ड्राइव का इन्हें लुत्फ उठाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Languages